जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अब दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी सूर्य और डी आकाश। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा बालासोर के तट पर, तो दोस्तों यह भी याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल का किस राज्य के किस तट पर, तो ओडिशा राज्य के बालासोर के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। किसने किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने किया है। किस राज्य में किया है? तो ओडिशा में। तट कौन सा है? तो बालासोर का तट है। और द्वीप कौन सा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो अग्नि पी प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अग्नि प्राइम को 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ तैयार किया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पत्रकार को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पी साईनाथ, बी रविश कुमार, सी करण टक्कर और डी सुधीर चौधरी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पत्रकार पी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों के जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यह याद रखें कि कोई भी व्यक्ति या संगठन एशियाई संस्कृति के संरक्षण पर काम करता है तो उसे फुकुओका ओका पुरस्कार दिया जाता है। अब दोस्तों, इस पुरस्कार से संबंधित अन्य तथ्य भी हैं जो हम देखेंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए। तो ग्रांड पुरस्कार के अलावा दो अन्य पुरस्कार श्रेणियां शिक्षा और संस्कृति हैं। तो अकादमिक पुरस्कार जापान के एक इतिहासकार प्रोफेसर किसीमोतो मियो को दिया गया। दोस्तों, अकादमिक पुरस्कार मतलब शिक्षा का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जापान के एक इतिहासकार किसीमोतो मियो को दिया गया है, जो मिंग किंग काल में चीन के सामाजिक आर्थिक इतिहास के विशेषज्ञ हैं। थाईलैंड मूल के लेखक और फिल्म निर्माता प्रवादा यू को कला और संस्कृति पुरस्कार मिला। दोस्तों, कला और संस्कृति पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रवादा यू को। और यह किस देश के हैं? तो यह थाईलैंड मूल के लेखक हैं। दोस्तों, पी साईनाथ के बारे में देखेंगे तो पी साईनाथ को 1995 में पत्रकारिता के लिए यूरोपीय आयोग के लॉरेंज नताली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 2000 में। उन्हें 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का बोर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2007 में एशियाई पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। दोस्तों, आज का टास्क आप लोगों का यहीं दिया जाता है। आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का एक और अन्य नाम या उपनाम इसे क्या बोला जाता है वह कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे उनका नाम कल आपको वीडियो में सुनने को मिल जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स लुइस, बी बैकरी कोटरा, सी मैक्स वेस्टैपन और डी लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मैक्स वेस्टैपन ने 2021 का स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। 2021 का फार्मूला 1 सीजन में वेस्टैपन की यह चौथी जीत है। इसके अलावा इस जीत के साथ वेस्टैपन 156 अंकों के साथ 2021 ड्राइवर चैंपियनशिप स्टैंडिंग में
पहला स्थान पर प्राप्त हैं। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि 2021 की ड्राइवर चैंपियनशिप स्टैंडिंग में है। उनके बाद हैमिल्टन 138 का स्थान है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज दूसरे स्थान पर रहे। कौन है? 138 अंकों के साथ लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर हैं। और बाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड मर्सिडीज के हैं, यह तीसरे स्थान पर रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? आपके ऑप्शंस हैं: ए नेपाल, बी रूस, सी भारत और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चीन ने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों का ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बेहतन जल विद्युत परियोजना का निर्माण चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने किया है। किसने किया है दोस्तों? याद रखना है, चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है। दोस्तों इसका निर्माण जिन्सा नामक यांगत्जी नदी के अपस्ट्रीम खंड पर किया गया है। तो दोस्तों नदी कौन सी है? यांगत्जी नदी। याद रखना है, नदी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, बेहतन जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है स्थापित है, तो यांगत्जी नदी पर। चीन का हाइड्रो पावर स्टेशन 289 मीटर लगभग 948 फीट ऊंचा है और यह बिजली उत्पादन के मामले में देश के 3 गॉर्जेस बांध के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो डैम है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो डैम कौन सा है बिजली उत्पादन के मामले में? 3 गॉर्जेस बांध, और यह भी चीन में ही स्थित है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो डैम कौन सा है बिजली उत्पादन के मामले में? तो बेहतन जल विद्युत परियोजना, यह भी चीन में ही स्थित है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम चीन की तरफ, तो जैसे हम चीन को देख सकते हैं नक्शे पर, आप इसकी अगर सीमाएं देखें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान और नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं, और रशिया से भी लगती है दोस्तों इसकी सीमा। अब इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे चीन के बारे में, तो चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। 1.41 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। याद रखना दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और 96,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चीन है। इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है। रूस और यह चीन बराबर 14 देशों से सर्वाधिक है, जो कि विश्व में सीमा साझा करते हैं। अगर इसका हम उत्तर से दक्षिणावर्त देखें तो रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान हैं इसकी, जिसकी से यह चीन सीमा साझा करता है। दोस्तों चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। साथ ही याद रखें, चीन की राजधानी बीजिंग तथा मुद्रा रेनमिनबी या इसे युआन भी बोला जाता है। दोस्तों चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो दोस्तों निर्यात के मामले में चीन सबसे आगे है, जबकि आयात के मामले में यह दूसरे नंबर पर है। यह विश्व में 8 चीज़ों का मुख्यतः सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको नाम याद रखना है: गेहूँ, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं या चावल या कपास, तंबाकू, चाय, तंबाकू, लोहा या मूंगफली या सोना में से किसी का भी नाम लेकर कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह चीन है। दोस्तों चीन में स्थित तकलामाकन का मरुस्थल है। चीन में एक तकलामाकन का मरुस्थल स्थित है, याद रखना है, यह पूछा जा चुका है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दोस्तों याद रखना है, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों किस नाम से? हैंड इन हैंड, या पूछा जाए हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो चीन के बीच। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है? आपके ऑप्शन है: ए जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, बी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सी टेक्सास यूनिवर्सिटी और डी जैक्सास यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला
वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। एक ऐसे टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतर विकल्प है जिसे लगाने के कुछ समय बाद सर्जरी करके निकाला जाता है। यह डिवाइस एक दिन टेम्परेरी पेसमेकर को रिप्लेस कर देगी। यह काफ़ी पतला और हल्का है। दोस्तों हम देख सकते हैं कैसे अगर हृदय की कोई सर्जरी होती है और वह ब्लड का पेस क्रिएट करने में सक्षम नहीं रहता है उस समय पर, तो एक कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है जो इसकी हृदय की दीवारों से सिल दिया जाता है। पहले जो वायरलेस वाले पेसमेकर नहीं होते थे, बैटरी वाले पेसमेकर रहते थे अभी तक लगाए गए हैं जो, तो उन्हें कुछ समय बाद सर्जरी के बाद बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन यह वाला पेसमेकर है जो, यह ऑटो ऐसे कंपाउंड से बनाया गया है, ऐसे कंपोनेंट से कि यह ऑटोमेटिक घुल जाता है। आगे देखेंगे हम, यह काफ़ी पतला और हल्का है। यह खुद को चार्ज करने के लिए शरीर के बाहर रखे रिमोट एंटीना का इस्तेमाल करता है। यह इस तरह के बायोमटेरियल से बना है जो 5 से 7 हफ्तों में शरीर में अपने आप घुल जाता है। दोस्तों तो इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह ऑटोमेटिकली घुल जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों पहली भारतीय कंपनी बनी है, तो आपको यह भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपके ऑप्शन है ए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज और डी कोल इंडिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र में अपनी ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, तो याद रखना है यहाँ से पहली लाइन से क्या, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है, तो एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस कंपनी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी करने का भी लक्ष्य रखा है। दोस्तों नज़र डालेंगे एनटीपीसी की तरफ, तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। एनटीपीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा एनटीपीसी के वर्तमान में चेयरमैन एंड एमडी गुरदीप सिंह हैं। दोस्तों स्थापना कब हुई है, याद रखना है 7 नवंबर 1975 को मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा चेयरमैन और एमडी कौन है, गुरदीप सिंह पुरी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक और विश्व के 5वें सबसे लंबे NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी इंदौर, सी चेन्नई और डी कोलकाता। तो दोस्तों याद रखें, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इंदौर शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक और विश्व के 5वें सबसे लंबे NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। दोस्तों NATRAX को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस ट्रैक पर 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों की हाई स्पीड परीक्षण हो सकेंगे। NATRAX केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएं हैं, जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता, रियल रोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा है। इसके अलावा यह वाहन के डायनामिक्स का एक उत्कृष्टता उदाहरण है। तो दोस्तों यह केंद्र है काय का, वाहनों के डायनामिक्स का एक उत्कृष्टता केंद्र, और यह कहाँ, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा है। आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, NATRAX हाई स्पीड ट्रैक इसका नाम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए दीपा कर्माकर, बी संजीता कुमारी,
सी दीपिका कुमारी और डी सुष्मिता जैन। तो दोस्तों याद रखें, भारत की दीपिका कुमारी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। भारत की महिला तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने हाल ही में विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा को 6-0 से जीतकर गोल्ड मेडल को अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। इसके साथ ही वे विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं। उन्हें जारी ताज़ा रैंकिंग जारी से में पहला स्थान मिला है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2012 में पहली बार तीरंदाज में शीर्ष स्थान मिला था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ जैन नहीं है, किस दिन होगा या किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून और डी 30 जून। तो दोस्तों याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और पृथ्वी खतरे के विश्वसनीय होने के मामले में वैश्विक स्तर पर संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा क्षुद्रग्रह दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, जनता को जागरूक करना क्षुद्रग्रह से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 30 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों अगर घोषणा दिसंबर 2016 में हुई है तो पहली बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2017 में मनाया गया होगा। दोस्तों तो किसने घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी। गौरतलब है कि यह दिवस 30 जून 1908 को साइबेरिया में तुंगस्का प्रभाव की सालगिरह के अवसर पर मनाया जाता है। इस घटना के तहत रूस की तुंगस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्रग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। तो दोस्तों अगर नुकसान बताया जाता है तो क्षुद्रग्रह के चलते धरती का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान किस देश में हुआ, तो रूस के साइबेरिया इलाके में। देखते हैं आज का अगला आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस यूरोपीय देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल शुरू किया है। दोस्तों इसमें हम जो आंसर होगा उसकी डिटेल्स भी देखेंगे और उसके बाद कुछ वन लाइनर्स भी हैं, तो आप प्लीज़ उन तक रोकें जरूर और वन लाइनर पढ़ के जाएं। आपके ऑप्शन हैं ए तुर्की, बी फ्रांस, सी यूक्रेन और डी इटली। तो दोस्तों याद रखना है, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल शुरू किया है। दोस्तों 1997 के बाद से 21 बार हुए सी ब्रिज अभ्यास में 30 से अधिक देशों के लगभग 5000 सैन्यकर्मी शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा और इसमें मिसाइल विध्वंसक यूएसएस रॉस सहित लगभग 30,000 शामिल होंगे, 30 जहाज शामिल होंगे। यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें मॉस्को ने कहा कि उसने इसे नष्ट करने के लिए विध्वंसक पर चेतावनी शॉट दागे थे। दोस्तों याद रखना है किस में हुआ है, तो यह काला सागर में हुआ है और किस किस के बीच में, तो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में। हम नज़र डालेंगे दोस्तों हम यूक्रेन की तरफ, तो जैसे हम यूक्रेन को देख सकते हैं, यूरोप में महाद्वीप का एक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बड़े देशों में से एक है, जिसकी अगर हम सीमाएं देखें तो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और मोल्दोवा में से लगती है इसकी सीमाएं। अब नजर डालेंगे दोस्तों यूक्रेन की जानकारी की तरफ, डिटेल्स की तरफ, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में वोलोडिमिर जेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रिवेनिया है। दोस्तों इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। दोस्तों दुनिया का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन यूक्रेन का अर्सेनलना मेट्रो स्टेशन है। याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो अर्सेनलना मेट्रो स्टेशन, और किस देश में है, तो यूक्रेन में। कीव में स्थित एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान बनाया। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान कहाँ बनाया गया, कीव में बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया, तो एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया। इसका नाम क्या था, तो AN-225 मारिया रखा गया था। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, AN-225 मारिया। यूक्रेनी नागरिक हैटमैन पायलेप
लिक ने 1710 में विश्व का सबसे पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो दोस्तों विश्व का पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ किसने लिखा है? यूक्रेन के नागरिक हेटमैन पायलेप और लिक ने। और कब लिखा था? 1710 में। दोस्तों WHO के अनुसार यूक्रेन विश्व का 6वां सबसे अधिक शराब की खपत करने वाला देश है। तो दोस्तों शराब की खपत के मामले में यूक्रेन विश्व में 6वां स्थान रखता है और यह आंकड़ा किसका है? WHO का। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहा जाता है। दोस्तों यह आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है, तो यूक्रेन को कहा जाता है। देखते हैं आज के अब वन लाइनर करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स में पहला है, खेमलता बाकलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो खेमलता बाकलू ने। आंध्र प्रदेश ने सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसपोर्टेशन मतलब सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों यह क्वेश्चन आंध्रा ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन किस राज्य और किस राज्य के बीच की परियोजना है, मतलब कार्यक्रम है। तो आपको याद रखना है, यह बताया जाएगा आपको सॉल्ट के नाम से। तो सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, वहाँ आएगा सॉल्ट। और सॉल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तुर्की और अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया। तो याद रखना है मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 किन दो देशों के बीच में? तुर्की और अजरबैजान के बीच में। और यह कहाँ शुरू किया गया? तो बाकू में। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक कौशिक बसु ने लिखी। याद रखना है दोस्तों, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौशिक बसु ने। और आज का पांचवा है वन लाइनर दोस्तों, व्हाट्सएप ने मनीष महात्मे को भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्तियां याद रखें दोस्तों, पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप ने मनीष महात्मे को भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। देखते हैं आज के आगे के वन लाइनर दोस्तों। तो आज का छठवां वन लाइनर है, ट्विटर ने कैलिफोर्निया मूल के जयराम केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों याद रखना है कि भारत का शिकायत अधिकारी किसने? ट्विटर ने किसको किया है? तो जयराम केसल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा बने हैं। यह एक और नियुक्ति याद रखनी है दोस्तों आपको। CBI के वर्तमान में अब विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सिन्हा बने हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में भारत के वेणुगोपाल, और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO मतलब सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किया है। याद रखना है दोस्तों, BRO द्वारा निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्रालय ने, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया है। और दोस्तों याद रखना है कि यह 63 पुलों का उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों वन लाइनर में, तो पुरुष T20 विश्व कप 2021 भारत से UAE व ओमान शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किन 2 देशों में हो रहा है? तो UAE व ओमान में। और आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बांग्लादेशी वायुसेना की पासिंग आउट परेड को रिव्यू करने वाले पहले विदेशी सेना के प्रमुख बन गए हैं। तो दोस्तों बांग्लादेशी वायुसेना की पासिंग आउट परेड को रिव्यू करने वाले पहले विदेशी सेना के प्रमुख कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बने हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। और दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी नहीं भूल जाना।